Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next lecture of geography. अब geography के एक या दो lectures आ जाएंगे टोटल. ये आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्लस जनरल ज्योग्राफी जिसको आप बोलते हो जो स्टार्टिंग वाले 2 3 5 6 लेक्चर्स मैंने दिए. ठीक है. फिजियोग्राफी से पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं वो होता है जनरल ज्योग्राफी. वो आपके उसमें से 2 3 क्वेश्चंस आते हैं इंडियन. फिर मैंने फिजियोग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है. ठीक है. रिवर सिस्टम मैंने उसमें बताया, वेजिटेशन सारा कुछ मैंने बताया. उसके बाद मैंने आपको इंडस्ट्रीज भी बताया. अब थोड़ा सा पॉपुलेशन पढ़ेंगे, कुछ सिटीज़ का नाम किस किस रिवर के ऊपर हैं, और ट्रांसपोर्टेशन को भी देखेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज भी देखेंगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. इस तरीके से और भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिससे आपको क्वेश्चंस बनते हैं. उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी 5 से 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. इसमें से आपका पूरा ज्योग्राफी जो है वो कवर हो जाएगा. 8 से 10 क्वेश्चन, जितने भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे आप इजीली हैंडल कर सकते हो. सबसे पहला आज का टॉपिक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है. मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है. जैसे कि कॉटन रॉ मटेरियल है किस इंडस्ट्री के लिए, आप बोलोगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. अब हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन सा पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा उसको हम देखेंगे. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया. ये एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्री है इंडिया में. अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है. आपको पता है अनऑर्गेनाइज्ड में जनरली एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ हमें इंडिया में देखने को मिलती है. About 16% of the industrial capital, 14% of the industrial production, and 20% of the industrial labor of the country are engaged in this industry. जो इंडस्ट्रियल कैपिटल 16%, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रही है उसका 14%, और 20% जो इंडस्ट्रियल लेबर है, ठीक है, वो कहाँ पर एंगेज्ड है, इंडस्ट्रीज में एंगेज्ड है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ reliant and complete in value chain, that is from raw material to the highest value added products. ठीक है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में जो सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है. अरे बात समझ, मतलब ये कि एक कंप्लीट जो यहाँ पर वैल्यू चेन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले इंडिया में ही. जैसे कि सारा रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उस रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर ही बनाया जाता है. ये ऐसी नहीं है, कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है कि जिससे इंडस्ट्री इंडिया में है लेकिन रॉ मटेरियल हमें बाहर से लाना पड़ता है, उसको सेल्फ रिलायंट हम नहीं बोलेंगे. लेकिन जब यहाँ पर हमें सारी चीज़ें मिल रही है, रॉ मटेरियल भी इंडिया में ही अवेलेबल है, प्रोडक्शन भी हो रही है चीज़ों की इंडिया में ही, इंडस्ट्री भी इंडिया में ही है, तो ये हो गया आपको एक कंप्लीट वैल्यू चेन आपको देखने को मिलेगा. तो ये आपको याद रखना है. कंप्लीट वैल्यू चेन में कौन सी आपको इंडस्ट्री देखने को, आपको ना कॉटन इंडस्ट्री. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री. दूसरा क्या फ़ायदा है इस कॉटन इंडस्ट्री जो इंडिया में है, इससे फ़ायदा ये भी हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है. तो ये भी इसीलिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ता है सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो. द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे. क्वेश्चन JKSS भी इस तरीके से भी पूछा जाता है, सबसे पहली टेक्सटाइल मिल कब इस्टेब्लिश की गई है, आपको बोलना 1854 में, ये आपको याद रखना है. फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है, आपको बोलना मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है. After the first mill were set up in Mumbai and Allahabad in the second half of the 19th century, the cotton textile industry expanded very rapidly. बोला जाता है जब हमने मुंबई में जो पहली मिल्स हमने मुंबई में इस्टेब्लिश की और इलाहाबाद में भी हमने इस्टेब्लिश की है, ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि कॉटन टेक्सटाइल जो है ये रैपिडली स्प्रेड होता गया, ये रैपिडली एक्सपेंड होता गया बहुत तेज़ी से. द नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज ड्रामेटिकली. इसके यूनिट्स बढ़ते गए किसके, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के. स्वदेशी मूवमेंट गेव ए मेजर इम्पेटस टू इंडस्ट्री एज देयर वाज ए कॉल ऑफ बाइकॉटिंग ऑल ब्रिटिश मेड गुड्स इन फेवर ऑफ इंडियन गुड्स. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्चुअली जो है अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे मेजर इसको क्या कहाँ से इसको एक पुश मिला, एक इम्पेटस कहाँ से मिला, आपको बोलना है वो मिला इसको स्वदेशी मूवमेंट जो 1921 में हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है.
आपने पढ़ा भी होगा स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, स्वदेशी चीज़ों को हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, और ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करना है। ये सारी चीज़ें जो है ये एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया में जिससे हमें इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ देखने को मिल रही है। आफ्टर 1921, जब 1921 हुआ, विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट, अदर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स एक्सपेंड रैपिडली। डेफिनेटली पहले तो मुंबई या इलाहाबाद में इंडस्ट्रीज़ बनाई गई है, स्वदेशी मूवमेंट आया, ठीक है, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन हो गई है, लेकिन अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है रेलवे की वजह से, क्योंकि जब कनेक्शन होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होती है, रेलवे फैसिलिटीज़ होती है, तो डेफिनेटली ये एक जगह से डेवलपमेंट दूसरी जगह पर भी चली जाती है। तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स एंड मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस यर्न रादर देन क्लोथ। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्स कहाँ पर हैं, आपको बोला सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मिल्स तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में जो भी मिल्स हैं वो ज़्यादातर यर्न को प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोथ, ठीक है। फिर बाकी किसी और जगह पर क्लोथ्स बनाए जाते हैं, उस यर्न को लिया जाता है, बट तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिल्स पाए जाते हैं। कोयम्बटूर हैज़ इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर विद नियरली हाफ ऑफ मिल्स लोकेटेड देयर। कोयम्बटूर ऐसी जगह है तमिलनाडु में जहाँ पर हमें हाफ ऑफ मिल्स लोकेटेड हैं। जितने भी मिल्स हैं, सपोज अगर तमिलनाडु में 30 मिल्स प्रेजेंट है, उसमें से 15 कोयम्बटूर में ही आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद कॉटन की प्रोडक्शन 5 टाइम्स बढ़ता गया। कॉटन टेक्सटाइल हैज़ फेसिंग टफ कंपटीशन फॉर सिंथेटिक क्लोथिंग, ठीक है। जो कॉटन टेक्सटाइल जो है ये फेस कर रहे हैं, काफ़ी कंपटीशन इसको देखने को मिल रहा है सिंथेटिक क्लोथिंग के, ठीक है। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पेंडल्स इन द वर्ल्ड विथ 43.13 मिलियन स्पेंडल्स। इंडिया में जो हैं जो सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है स्पेंडल्स की पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद। सिंस द मिड 80s द स्पेंडल सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो उसके बाद मिड 80s के बाद स्पेंडल सेक्टर में क्या देखने को मिला, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देखने को मिला। ये था कॉटन टेक्सटाइल के बारे में मैंने कुछ आइडिया आपको दिया है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, वो यही आपको पूछा जाएगा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि आपको क्या बोलना है, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है और कंप्लीट वैल्यू चेन में है। सारे यहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी आपको देखने को मिलता है और वैल्यू एडिशन भी यहाँ पर भी हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसका पार्टिसिपेशन आपको देखने को, सबसे पहले इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, मुंबई 1854 में। उसके बाद क्या हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट को आपको थोड़ा सा जहन में रखना है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मिल्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो था, बस इतना ही अगर आप याद रखो, ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। फिर हम बात करते हैं जूट टेक्सटाइल। सबसे पहले आपको पता है जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर, ये पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ठीक है। इंडिया जो है ये जूट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हो देखने को मिलता है, वर्ल्ड में 35% आउटपुट कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि बांग्लादेश के बाद, ना कि चाइना के बाद, तो दैट मीन्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है जूट्स का, ठीक है। इंडिया इज द लार्ज रॉ जूट और जो जूट गुड्स जो है ये इंडिया जो है ये सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। किसके बाद, बांग्लादेश के बाद। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसके बाद आता है। आपको बोलना इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर जूट्स को करता है वो बांग्लादेश करता है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। बहुत सारे मिल्स कहाँ पर है, आप बोलोगे वेस्ट बंगाल की साइड में है बहुत सारे मिल्स। ये सपोज मैंने वेस्ट बंगाल बना लिया और यहाँ पर आपको बांग्लादेश है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक ही था ना पहले, ये एक ही था पहले, इसलिए आपको देखने को मिलेगा जूट मिल्स जो है वो वेस्ट बंगाल में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और उसी का पार्ट आप बोलोगे कि वो बांग्लादेश फिर बाद में कंट्री बनी, तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश कर रहा है और उसके बाद इंडिया कर रहा है। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप नियर कोलकाता 1855, ठीक है। 1855 में सबसे पहले कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया है किसको, जूट मिल को। जब पार्टीशन हुआ 1947 में, दैट पार्टीशन का मतलब होता है इंडिया जो है डिवाइड हो गया, ठीक है। द जूट मिल रिमेन्ड इन इंडिया बट द 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वेंट टू बांग्लादेश। समझ आ रही बात, इसलिए जो है बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट मिल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन पार्टीशन के बाद जो है इसका बहुत ज़्यादा एरिया, अगर ये पूरा था बांग्लादेश और क्या बोलते हैं उसको, इकट्ठे था बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, लेकिन अब उसके बाद डिवाइड किया गया, ये बांग्लादेश बना, सपोज ये वेस्ट बंगाल बना। आप देखो फिर बांग्लादेश में ज़्यादा एरिया जूट का एरिया आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात।
नेक्स्ट है सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री की बात करेंगे। CSTRI वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, 1983 बाय द सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग हेडक्वार्टर्स एट बेंगलुरु। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछे। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क नेक्स्ट टू चाइना। सिल्क जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, चाइना के बाद। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया। सबसे ज़्यादा सिल्क जो है कर्नाटक में प्रोड्यूस होता है। बाकी वेस्ट बंगाल में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी सिल्क फैक्ट्री रोड आपने पढ़ा होगा, श्रीनगर में देखा होगा सिल्क फैक्ट्री रोड, और अभी उसको नाम जनरली दिया जाता है एयरपोर्ट रोड जनरली देखने को मिल रहा है। फ्रॉम जहांगीर चौक से आप पकड़ो एयरपोर्ट, हैदरपोरा, जहांगीर चौक, इकबाल पार्क का एरिया, और आप आगे आगे जाओगे परेपोरा, हैदरपोरा, और फिर हमहामा वाला एरिया और एयरपोर्ट वाला रोड। तो इस उस रोड को आज नाम बोला जाता है एयरपोर्ट रोड। एक्चुअली वो जो है वो सिल्क फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर आई थिंक पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री से एक क्वेश्चन बनता है। शुगर इंडस्ट्री से कैसे क्वेश्चन बनता है मैं बोलूँगा आपको। शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन द कंट्री। ये सेकंड नंबर पे है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन एंड केन शुगर एंड कंट्रीब्यूट्स अबाउट 8% ऑफ टोटल शुगर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन में, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है जो है इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का और कैन का, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन आफ्टर ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद अगर ब्राज़ील के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे आता है। जनरली मैंने आपको ऊपर बताया हम जनरली कंपेयर करते हैं चाइना के साथ है, दूसरे नंबर पे चाइना आ रहा है। तो लेकिन शुगर केन के केस में आपको बोलना है कि इंडिया भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है शुगर केन की, लेकिन जो है ब्राज़ील इससे थोड़ा सा आगे है। उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जो है सबसे ज़्यादा शुगर केन निकलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है जो शुगर केन है ये बल्कि होता है, जो शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल हम लेते हैं ना, ये बल्कि होता है। इसमें जैसे कि आपने शुगर केन देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये शुगर केन जो होता है ना ये बल्कि होता है, बल्कि इन द सेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा वो जो पानी होता है, आप बोल सकते हो शुगर जूस जनरली देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसको सपोज आज हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर 2-3 दिन ऐसे रखेंगे, इसमें जो कंटेंट होता है ना, ये जूस का कंटेंट ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब ये वेट लूजिंग मटेरियल है। क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज ए वेट लूजिंग मटेरियल। कौन सा वेट लूजिंग है, आपको बोला ये वेट लूजिंग है। क्यों वेट लूजिंग है? क्योंकि इसमें जो कंटेंट जो होता है वो कम होता है, इसलिए जब इसको काटते हैं ना खेतों से, इसको जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और ट्रांसपोर्ट भी इस तरीके से करना पड़ता है, रोड पूरा साफ होना चाहिए, टाइम भी नहीं लगना चाहिए, जिससे उससे भी सूख जाएगा वो, धूप की वजह से सूख जाता है वो। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि एंड इन हॉलेज इट सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, ठीक है। अगर इसको काफ़ी टाइम तक रखेंगे हम काट के, तो इसका जो है सुक्रोज जो होता है, इसमें शुगर केन के अंदर सुक्रोज होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जनरल जिसको बोला जाता है, ठीक है। जो स्वीटेस्ट शुगर जो होता है सुक्रोज जनरल आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें इसका कंटेंट कम होता है, जिसको मैं शुगर जूस एक्चुअली बोल रहा था अभी। द मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा। 60% ऑफ मिल्स आर उत्तर प्रदेश एंड बिहार, 60% मिल्स यूपी और बिहार में है। द इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडियल सूटेड फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट आपको सीखना है, ये वेट लूजिंग मटेरियल है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और शुगर केन की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मिल्स कहाँ पर, आपको बोलना यूपी में सबसे ज़्यादा है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिनका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट आपको देखने को, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस with different types of materials which are used as a raw material for certain industries। जैसे फॉरेस्ट से बहुत सारे हमें रॉ मटेरियल निकलता है, और उसी रॉ मटेरियल को हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि पेपर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है, सपोर्ट गुड्स के लिए आता है, ठीक है, प्लाईवुड्स के लिए ये सारा फॉरेस्ट से आता है। ये कॉमन सेंस है, ये आप बोल सकते हो इजीली तरीके से, इसमें कोई इशू नहीं है। पेपर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री में एक क्वेश्चन ये होता है, सबसे ज़्यादा पानी मांगता है पेपर इंडस्ट्री को, सबसे ज़्यादा पानी की वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। पेपर मिल, फर्स्ट पेपर मिल इन इंडिया वाज स्टार्ट इन 1812 कहाँ पर, आपको बोलना सहारनपुर वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पहली मिल जो थी पेपर मिल, इसको वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, सहारनपुर में। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन द कंट्री, सबसे ज़्यादा पेपर वेस्ट बंगाल में निकलता है। उसके बाद एमपी में, उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, यहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, कौन सा वाला क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, उसको आप हाईलाइट करना, क्वेश्चन आपका बनेगा।
आयरन एंड स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन पूछ जाएगा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कौन सा, आपको ये बेसिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसमें हैवी, मीडियम और लाइट डिपेंड्स ऑन द ऑफ इट्स मशीनरी। तो इसको हमने कैटेगराइज किया है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में हैवी इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। डिपेंड करता है इसकी मशीनरी कैसी है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि हम जो स्टील को किस लिए यूज़ करते हैं। स्टील को हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे पास जो सरिया जिसको आप बोलते हो, रॉड्स जो आप यूज़ करते हो, या रेनफोर्समेंट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो स्टील की कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, डिफेंस पर्पज़ के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए, टेलीफोन के लिए भी, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम स्टील का यूज़ करते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, आपको बोलना छोटा नागपुर प्लेटो। मैंने आपको पढ़ाया है जो फिजियोग्राफी है उसमें मैंने आपको छोटा नागपुर प्लेटो मैंने दिखाया आपको। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:1। इसमें क्या चाहिए, आयरन ओर, ठीक है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए आपको देखना है कि जो आयरन और कुकिंग कोल, लाइमस्टोन, ये किस रेशियो में चाहिए, 4:2:1। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील, और स्टील को हार्ड करने के लिए आपको मैग्नीज की जरूरत भी पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमारे पास स्टील होता है उसमें आयरन और का रेशियो को कुकिंग कोल का रेशियो और लाइमस्टोन का रेशियो क्या आपको देखने को मिलता है, आपको मतलब 4:2:1, ठीक है। और मैग्नीज भी थोड़ा जरूरत होते हैं जिससे स्टील हार्ड हो जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया की आज़ादी के बाद, ड्यूरिंग द फर्स्ट फायर प्लान, जो सेकंड फायर प्लान, पहला फायर प्लान कब आया था, 1951 से लेकर 56 तक। सेकंड कब हुआ था शुरू, 56 से लेकर 61 तक, ठीक है। ये था हेराड दोमार मॉडल, ठीक है। ये है महालिनोबिस मॉडल, आपने पढ़ा होगा सेकंड मॉडल जो आपने पढ़ा है। तो दैट मीन्स जो इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस था। 3 न्यू इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वर सेट अप विथ फॉरेन कोलैबोरेशन, रूरकेला इन उड़ीसा, बेला इन छत्तीसगढ़, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इंडिपेंडेंस के बाद जब सेकंड फायर प्लान हुआ, उस सेकंड फायर प्लान में मेजर फोकस किसके ऊपर रखा गया, आपको बोला सेकंड फायर प्लान में मेजर फोकस वाज ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग आप बोल सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को, 3 इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स को डेवलप किया गया, सेटअप किया गया है फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन के साथ कोलैबोरेट किया गया। रूरकेला उड़ीसा में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो आर रूरकेला, ठीक है ना, आर हो गया रूरकेला, ओ हो गया उड़ीसा। तो कहाँ पर है, उड़ीसा में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बेहलाई BC आप याद रख सकते हो, बेहलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ पर, DW, ठीक है, DW दैट इज दुर्गापुर कहाँ पर है, आपको बोला वेस्ट बंगाल में। तीनों क्वेश्चंस पूछे गए, रूरकेला पे भी, बेहलाई पे भी, दुर्गापुर पे भी, इसकी लोकेशन कहाँ पर है और उन इंडस्ट्रीज को जब हमने लोकेट सेटअप किया है किस कोलैबोरेशन में, ये आपको पता होना चाहिए किसकी कोलैबोरेशन में, ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ। अब यही आगे देखेंगे किसकी क्या कोलैबोरेशन थी। जैसे कि रूरकेला स्टील प्लांट को सेटअप किया गया है 1959 में, देखो 1959 में इसको सेटअप किया गया है। तो दैट मीन्स किसकी कोलैबोरेशन में, आपको बोलना है जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन किया गया। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे 1956 से लेकर 1951 की अगर हम बात करेंगे तो दैट मीन इसी गैप में आता ना 1960, इसी गैप में आता ना 1951, दैट में सेकंड फायर प्लान के ही गैप में आता है। दैट इज 1959 में हमने क्या किया है, रूरकेला स्टील प्लांट को सेटअप किया है। डेट आपको याद रखना है और इसको ये भी याद रखना है, इसको लिखना है, क्या नाम लिखना है इसको, रूरकेला आपको याद रखना है, कहाँ पर लोकेटेड, आपको बोलना है उड़ीसा में, किसके कोलैबोरेशन के साथ, आपको बोलना है जर्मनी के साथ। ROG आप याद रख सकते हो। और यही क्वेश्चन पूछा गया है। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहले रूरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर लोकेट है, उड़ीसा में। क्वेश्चन पूछा जाएगा रूरकेला स्टील प्लांट जो है ये कब इसकी सेटअप किया गया, 1959 में, किसकी कोलैबोरेशन में, आपको बोला जर्मनी। और ये क्या आता है, ये स्टील के साथ आता है, मतलब स्टील प्लांट एक है, अरे बात समझ, स्टील प्लांट है। फिर बेहलाई स्टील प्लांट की अगर बात करेंगे, बेहलाई जो है इसको सेटअप किया गया, इसको भी 1959 में, देखो ये भी 1959 में, ये भी 1959 में। कहाँ पर, आपको बोलना है छत्तीसगढ़ में। और क्वेश्चन अगर पूछा गया डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, और क्यूरेशन कोलैबोरेशन के साथ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेहलाई
कहाँ पर इसकी लोकेशन है आपको बोलना है सी, दैट छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद किसकी कोलैबोरेशन में, आरसीबी। आरसीबी है ना, आरसीबी आपने आईपीएल पढ़ा होगा। आरसीबी, आरसीबी एक टीम है, तो इसलिए ये आप याद रख सकते हो। 1959 सेम ईयर है इन दोनों का। दुर्गापुर की बात करेंगे, दुर्गापुर 1962 में, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। किसकी कोलैबोरेशन में, यूके की कोलैबोरेशन में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है दुर्गापुर 1962 कहाँ पर आपको बोलना है, वेस्ट बंगाल में। ये कीवर्ड से आपको रफ पे लिखना है। और उसके बाद यूके, डी यू का के डक, डी यू के डक, सॉरी डी यू के डक, इस तरीके से आप याद रखें। डी का मतलब होता है दुर्गापुर, यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम, और सी जो हो गया, सी कुछ भी नहीं है, बस इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और डेट याद रखोगे 1962 में। उसके बाद बोरा, ठीक है, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट जो है 1964 में, ये आपको याद रखना है। 1964 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी रेशन कोलैबोरेशन के साथ। तो दैट मीन्स दो इंपॉर्टेंट जो हैं जो रेशन कोलैबोरेशन के साथ, एक है बेहलाई रेशन कोलैबोरेशन के साथ, एक है बोकारो रेशन को। देखो जो दोनों बी से स्टार्ट हो गए ना, आप इसको याद रख सकते हो रेशा के साथ। ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना एमसीक्यू, वहां पर लिखा होगा बहुत सारे स्टील प्लांट, फिर बेहलाई लिखा होगा, फिर लिखा होगा किस कोलैबोरेशन के साथ, रेशन कोलैबोरेशन के साथ कौन सा बनाया गया, आपको बोलना है सेटअप किया गया बेहलाई को और बोकारो को। तो फिर जो ऑप्शन होगा आप टिक कर सकते हो। This plant was set up on the principle of transportation cost minimization by creating Bokaro Rourkela combine, ठीक है। Water and hydro power is supplied by the Damodar Valley Corporation। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। डेट मैंने बताया किस कोलैबोरेशन में। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, हाँ सर ये क्लियर हो गया है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, और कल हम ट्रांसपोर्टेशन फिर स्टार्ट करेंगे। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे। दिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज डिवाइडेड फोर सब ग्रुप्स। इसको हम पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, इलास्टोमर्स और सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना, इसको चार ग्रुप्स हमने डिवाइड किया है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, और यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सिंथेटिक फाइबर पे भी क्वेश्चन होता है, इलास्टोमर्स पे भी क्वेश्चन होता है, पॉलीमर्स पे भी क्वेश्चन होता है, और सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंबई इज द हब ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। मुंबई हब है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट सेक्टर इन 1961। एक प्राइवेट सेक्टर को एस्टैब्लिश किया गया 1961 में। स्टार्टेड, ठीक है, एक द फर्स्ट नेप्था बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री इन मुंबई। लेटर several other companies were formed। उसके बाद जो है 1961 के बाद बहुत सारी कंपनीज को बनाया गया है, ठीक है। द प्लांट लोकेटेड इन मुंबई, ब्रुनाई, मितुर, पिंपरी, ठीक है, रिशा आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। तो नहीं पूछा जाता है जो मैंने अभी आपको बताया। जो जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बस सिर्फ इतना आपको याद रखना। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ये पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इसके साथ आता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और मुंबई जो है ये हब है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का, ठीक है। अबाउट 75% ऑफ दीज यूनिट्स आर इन स्मॉल स्केल सेक्टर। द इंडस्ट्री आल्सो यूजेज रिसाइकल्ड प्लास्टिक विच कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, बट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे यही क्वेश्चन बनता है, ये किस कैटेगरीज के साथ आता है, आपको बोलना है ये चारों के चार पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ये सारे ट्रांसपोर्टेशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल देखेंगे हम। उसके बाद हम आगे देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट की भी हम बात करेंगे, NH44 देखेंगे हम, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, वाटरवेज की भी हम बात करेंगे, NW, ओशन रूट्स की भी बात करेंगे हम, और 13 मेजर पोर्ट्स जो है वो भी हम देखेंगे, किस कोस्ट पे कौन सा पोर्ट है। रेलवेज की भी हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट। और ये आपका जो है फिनिश हो जाएगा। ऑयल एंड गैस पाइप और पॉपुलेशन डेमोग्राफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे फर्टिलिटी रेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार आपको एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, आपको दिखा देता हूँ अगर यहाँ पर मिला हो। ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया पिछले JK SSB के एग्जाम में। आप देखो ये वाला, अगर आपने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट, पंचायत नहीं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट जो कैंसिल हुआ है पेपर, ये वाला पूछा गया ना 4:9:40, जो आपका सेक्स रेशियो है एज पर सेंसस 2011 के हिसाब से। लिटरेसी रेट पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेंसस का जो मोटिव जो है इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको लिटरेसी रेट मेल्स में फीमेल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें, माइग्रेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका ट्राइब्स के भी ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप देखो मैं कंप्लीट करूँगा ना इसको, और उसके बाद आप देख लेना, ठीक है। उसके ये इसको 1-2 लेक्चर्स आ जाएंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। फिर आप देख लेना कि आप जो भी पिछले क्वेश्चंस आए होंगे पिछले 2-3 सालों से JK SSB के, आप सभी क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। में अगर आपको अच्छा लगा बोलो यस सर, हमें बिल्कुल अच्छा लगा, तो आपका ये ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। 2-4 दिनों में आपके सभी क्वेश्चन सेट हो जाएंगे।